किसी गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। इसका नाम रोशन था। रोशन के वालिद का नाम चिराग था, इसलिए लोग इसे रोशन चिराग के नाम से पुकारते थे। लकड़ियां काटना इनका खानदानी पेशा था। रोशन का बाप बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गया था। इसकी वालिदा का इंतकाल काफी अरसा पहले हो चुका था। चिराग अब काफी बूढ़ा हो चुका था। इसकी हड्डियों में इतनी सकत ना रही थी कि वो जंगल से लकड़ियां काटे, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी रोशन के कांधों पर आ गई थी। मगर वो सोचा करता था कि काश इसके पास अलादीन का चिराग होता तो जिन को हाजिर करके लकड़ियां काटने का मुशक्कत वाला काम इससे कराता और खुद सुकून की जिंदगी गुजारता। एक दिन रोशन को मालूम हुआ कि बराबर वाले गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं जो चचा चुकाई के नाम से मशहूर हैं और इनके कब्जे में कई जिन हैं। इसने सोचा कि वो जिन को काबू में करने में जरूर मदद करेंगे। आखिर वो इनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी ख्वाहिश बयान की। इसकी बात सुनकर वो बोले, मियाँ ये तुम कौन से चक्रों में पड़ गए हो? किसी को गुलाम बनाना कोई अच्छा काम नहीं है। इंसान की तरह खुदा की हर मखलूक को आज़ाद रहने का पूरा हक है। मेरे कब्जे में जो जिन हैं, मैं इन्हें अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मैं इनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाता हूँ। इनके ज़रिए से इंसानों के मसले हल करता हूँ। जिन को काबू करके तुम क्या करोगे? वो बोला, दरअसल मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ काटना एक मुशक्कत से भरपूर काम है। मैं जिन को काबू में करके अपने मुश्किल काम को आसान बनाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने रोशन को बहुत समझाया कि वो इस काम से बाज रहे, मगर वो ना माना। आखिर इनको हार मानना पड़ी। उन्होंने अलमारी के ऊपर से संदूक उतारा। इसमें कई किताबें रखी हुई थी। वो इसमें से एक किताब निकालकर इसकी वर्क गर्दानी करते रहे। फिर एक सफ़े पर इनके हाथ रुक गए। वो बोले, ये किताब लो, इसमें जिन पर काबू पाने का मुकम्मल तरीका दर्ज है। मगर ख्याल रहे, ये काम है बहुत मुश्किल और काफ़ी मेहनत तलब, सख्त मेहनत तलब। वो आंखें फाड़ते हुए बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये अमल मेरे बदले कोई और कर ले? वो बोले, फिर ये जिन भी इसी के कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, मैं कर लूँगा। इसने किताब में से तरीका नकल किया और सोचा कि बस एक बार मेहनत करनी है और फिर आराम ही आराम। इसने अमल शुरू कर दिया। आखिर जिसका इंतजार था वो दिन आ ही गया। अमल पूरा हुआ और जिन इसके कब्जे में आ गया। पहले पहल एक धुआं से इसे दिखाई दिया और देखते ही देखते इस धुएं ने एक जिन की शक्ल इख्तियार कर ली। शुरू में इसे डर सा महसूस हुआ, मगर धीरे धीरे डर पर इसने काबू पा लिया। जिन ने नमूदार होते ही एक लंबी जमाई ली और बोला, एक तो इंसान को हम जिन्नात को काबू में करने का कितना शौक होता है। कितनी मीठी नींद सो रहा था, मुझे नींद से उठाकर गुलाम बना लिया। रोशन रोब जमाते हुए बोला, देखो अब तुम मेरे गुलाम हो और मैं जो कहूँगा इसे पूरा करना पड़ेगा। जिन बोला, वाह, जरा सा अमल करके मुझे गुलाम बनाकर सोचते हो कि मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगा? जरा अपने दिल से पूछो कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है इसका कितना हुक्म मानते हो, जो मुझसे तवक्का रखते हो कि मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। ये सुनकर वो हैरत ज़दा रह गया। इसकी नजरें झुक गईं। जिन दोबारा बोला, देखो मुझे सख्त नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे 3 दिन से पहले ना उठाना। ये कहकर वो खराटे लेने लगा। इसने सोचा 3 दिन बाद ही सही, इसके बाद अपने सारे काम इसी से करवाने हैं। वो खुशी खुशी अपने घर आ गया। इसने जिन को काबू में आने की खुशखबरी अपने अब्बा चिराग को भी सुना दी। वो ये सुनकर जरा भी खुश ना हुए, बल्कि इसे घूरते हुए बोले, कमबख्त, जितनी मेहनत तुमने जिन को काबू करने में लगा दी है, अगर इतनी ही मेहनत अपने काम में करता तो क्या हमारे दिन न फिर जाते? किसी दूसरे के सहारे जिया तो क्या जिया? असल जिन्ना तो अपनी कुव्वत बाजू से होना चाहिए। ये कहकर इसके अब्बा गुस्से से चले गए। ठीक 3 दिन बाद इसने जिन को जगाया। थोड़ी ही देर में जिन जमाई लेता हुआ नमूदार हुआ। रोशन इससे बोला, अच्छा सबसे पहले अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जिन बोला, मेरा नाम हिल हिल है। हिल हिल? भला ये कैसा नाम है? जिन बोला,
दरअसल बचपन से ही मैं बड़ा सुस्त और काहिल था, कोई काम नहीं करता था, बैठा ही रहता था। सब कहते थे कि थोड़ा हिल भी लिया करो। ये जुमला मुझसे इतनी बार कहा जाता कि मेरा नाम ही हिल हिल पड़ गया। रोशन बोला, मुझे तो अब भी हिल कहा जाता है, बस फर्क इतना सा है कि हिल से पहले का इजाफा कर दिया गया है, यानी काहिल। जिन लफ्ज मुकम्मल करते हुए बोला, ठीक है, अब काम की बात हो जाए। वो इसे जंगल की तरफ लाते हुए बोला। थोड़ी ही देर में वो जंगल में थे। रोशन जिन के हाथ में कुल्हाड़ा थमाते हुए बोला, देखो इस जंगल के तमाम दरख्त काट दो। क्या? वो हैरत से बोला, दरख्त काट दूं? मैंने तो कभी किसी के बाल तक नहीं काटे, आप दरख्त काटने की बात कर रहे हो। रोशन बोला, देखो तुम मेरे गुलाम हो, मैं जैसा कहूँगा तुम्हें मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, वो बेदिली से बोला। फिर इसने निहायत ही सुस्ती का मुजाहरा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कुल्हाड़े की तरफ बढ़ा। कुल्हाड़ा उठाते हुए भी इसने काफी वक्त ले लिया और फिर एक दरख्त पर 2-4 ज़रबें लगाकर सस्ताने लगा। रोशन जो करीब ही दरख्त की छांव में लेटा हुआ इसे देख रहा था, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए बोला, या खुदाया, ये तो मुझसे भी बड़ा सुस्त है। फिर वो गुस्से में जिन से बोला, तुमसे अभी तक एक दरख्त नहीं कटा, पूरा जंगल कैसे काटोगे? जिन बोला, पूरी 5 ज़रबें लगाई हैं मैंने, इससे जल्दी काम और क्या करूं? फिर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। रोशन मजे से दरख्त की ठंडी छांव तले ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक वो एक जोरदार ज़रब लगने से हड़बड़ाकर उठ बैठा। ये ज़रब जिन ने दरख्त पर नहीं लगाई थी, बल्कि ये ज़रब इसके अब्बा ने थप्पड़ की सूरत में इसके गाल पर लगाई थी। वो गाल सहलाते हुए बोला, अब्बा थप्पड़ क्यों मार रहे हो? वो बोले, कमबख्त नालायक, एक तो नकम्मा कम था कि ये दूसरा नकम्मा भी आ गया, यानी 2 नकम्मे। अब्बा हुआ क्या है? रोशन बोला, अब पूछ भी रहा है कि हुआ क्या है? अरे पूरा दिन गुजर गया मगर तुम्हारे जिन ने अभी तक एक दरख्त भी नहीं काटा। अरे दरख्त से लकड़ियां ना कटी तो शहर में जाकर बेचेंगे क्या और खाएंगे क्या? फिर वो गुस्से से चले गए। रोशन गुस्से से भरा जिन के पास आया और बोला, तुम कैसे जिन हो? अभी तक तुमसे एक दरख्त नहीं कटा। जिन बोला, दरअसल दरख्त के तने काफी मोटे हैं, इस वजह से दरख्त नहीं कट रहा। अच्छा फिर आओ, मैं तुम्हें कोई पतले तने वाला दरख्त दिखाता हूँ। ये कहकर वो इसे लेकर जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो दोनों जा ही रहे थे कि अचानक किसी शिकारी के बिछाए हुए जाल में रोशन का पांव अटका और वो रस्सी के जाल में फंसकर दरख्त पर उल्टा लटक गया। जिन इसे उल्टा लटका देखकर हंसने लगा। रोशन चीख कर बोला, अरे मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ, उल्टा तुम हंस रहे हो। जिन बोला, मैं एक सूरत में तुम्हें इससे निजात दिलाऊंगा, पहले तुम मुझे आजाद कर दो। नहीं, मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा, इतनी मुश्किलों से तो तुम्हें अपने कब्जे में किया है। जिन बोला, ठीक है, फिर उल्टा लटके रहो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, अब तुम मेरी मदद करो। रोशन रूहानसी आवाज में बोला। जिन खुश होते हुए बोला, अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं रहा, क्यों तुम्हारा हुक्म मानूं? तुम मजे से उल्टा लटके रहो, मैं तो चला। ये कहकर जिन गायब हो गया और रोशन के चीखने की आवाज जंगल में गूंजने लगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक इसे अपने अब्बा की सूरत नजर आई। ये देखकर इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसके अब्बा ने किसी न किसी तरीके से इसे इस मुसीबत से निजात दिलाई। फिर वो बोले, वो तो खुदा का शुक्र है कि मुझे कोई बात याद आ गई थी, तो मैं दोबारा तुम्हारे पास आ रहा था। अगर मैं ना आता तो तुम उल्टा ही लटके रहते। और वो तुम्हारा जिन कहाँ चला गया? रोशन ने सारी बात अपने अब्बा को बता दी। फिर वो अपने अब्बा के कदमों में गिर गया और इनसे माफी मांगने लगा। शायद उल्टा लटकने से इसकी अकल ठिकाने पर आ गई थी और वह ये बात समझ गया था कि सुस्ती और काहली इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है, जबकि मेहनत और चुस्ती से इंसान की अजमत बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।
शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सिपा सालार इनके साथ था। वो जंगल में भटककर वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी इनके चेहरों पर नजर आने लगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक सिपा सालार चीखा, बादशाह सलामत, वो देखें, एक झोपड़ी नजर आ रही है, वहां चलते हैं, यकीनन वहां से हमें मदद जरूर मिलेगी। वो झोपड़ी के करीब गए तो सिपा सालार ने आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह और सिपा सालार ने जैसे ही इस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स हूबहू बादशाह का हमशक्ल था। दोनों हैरत से इसे देखते रहे। फिर सिपा सालार ने इससे कहा, देखें, हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं, यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफी थके हुए लग रहे हैं, कुछ देर मेरे करीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है। बादशाह सलामत ये कहकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। चूंकि वो काफी थक चुके थे, इसलिए आराम के लिए लेटे तो इनकी आंख लग गई। सिपा सालार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपा सालार ने इस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर वो इस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी, कोई अमीर शख्स दिखाई देता है। वो इस मुल्क के बादशाह सलामत हैं। क्या? वो हैरत से बोला, हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी शक्ल इनसे हूबहू मिलती है। अगर इनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बादशाह लगोगे। क्या वाकई? वो हैरत से बोला। सिपा सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गरीबी से तंग होगे। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। इसने हैरत से पूछा, अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम किसी चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे। इनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े इनको पहना देंगे। इससे तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल चलोगे और वहां जाकर दरबार के दौरान वजीर खास का मनसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बनकर शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सिपा सालार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तुलू हुआ, चारों तरफ परिंदों की आवाजें चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो इस शख्स ने इनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया। सिपा सालार ने आंखों ही आंखों में इस शख्स को इशारा किया। इस पर इसने असबात में सर हिलाया। फिर इसने सिपा सालार और बादशाह को कहवा पेश किया, देखो, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूँ ना? सिपा सालार ने नजर भरकर इसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर इसने फौरन अपनी बाईं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस बेहोश पाया। सिपा सालार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। ये कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपा सालार ने इससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो तुम वजीर खास को इसके मनसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे और इसकी वजह ये बताओगे कि इसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निजाम को सही तौर पर नहीं संभाला और फिर वजीर खास के ओहदे के लिए हमारा नाम तजवीज करोगे। वो बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम हम कल करेंगे ताकि कोई शक न कर सके। ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाए। ये कहकर सिपा सालार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ लाए।
और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं। वो ये है कि हम एक गद्दार को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर दरबार में एक शोर सा होने लगा। सब आपस में खुसर फुसर करने लगे, जबकि सिपा सलार मुस्कुराए जा रहा था। कौन है वो गद्दार आलमपना? एक वजीर ने पूछा। बादशाह ने एक नजर दरबार पर डाली और फिर अपना हाथ उठाकर वजीर खास की तरफ इशारा किया। ये देखकर वजीर खास के पसीने छूट गए। फिर अचानक बादशाह का हाथ सिपा सलार की तरफ उठा और वो चीखे, वो गद्दार सिपा सलार जाबिर है। ये सुनकर दरबार में एक सक्तातारी हो गया। सिपा सलार चीखा, ये आप क्या कह रहे हैं आलमपना? ये कहकर वो बादशाह के करीब आया और सरगोशी में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? वजीर खास को हटाने का कहा था तुमसे, और तुम ये कौन सा खेल खेल रहे हो? अभी मैं सबके सामने तुम्हारी हकीकत बता दूंगा कि तुम बादशाह नहीं बल्कि उसके हमशक्ल हो। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। ये कहकर इसने इशारा किया। सिपाही एक शख्स को दरबार में लाए। सिपा सलार की नजर जैसे ही इस पर पड़ी तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो बादशाह का हमशक्ल था। वो कभी बादशाह को और कभी हमशक्ल को देखता। बादशाह ने सिपा सलार से कहा, तुम हैरान हो रहे होगे कि ये सब क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ। असल बादशाह मैं ही हूँ और मेरा हमशक्ल गरीब इंसान है जिसे तुम मेरी जगह बादशाह बनाने आए थे। जब तुमने इस शख्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की तो बज़ाहिर वो शख्स मान गया था, मगर इसके ईमान ने इसे ऐसा नहीं करने दिया। इसने मुझे बेहोश करने के बजाय तुम्हें कहवे में कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया और मुझसे इसने सारी हकीकत बयान कर दी। फिर जब तुम्हें होश आया तो वो खुद झूठ मूठ का बेहोश हो गया ताकि तुम इसे बादशाह समझो। इसने मुझे वापसी का रास्ता भी समझा दिया था ताकि मैं महल में आसानी से पहुंच सकूं। सिपा सलार हैरानगी से ये सब सुन रहा था। फिर बादशाह अपने हमशक्ल से मुखातिब हुए, ऐ नेक इंसान, क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम सिपा सलार के साथ मिलकर बादशाह बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकते थे? फिर तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? वो बोला, दरअसल हुजूर वाला, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। मैं अपनी मुख्तसर जिंदगी के लिए अपनी आखिरत खराब नहीं कर सकता, और वैसे भी जो आपको धोखा दे सकता है वो बाद में मुझे भी मरवा सकता था, और वैसे भी बेईमानी के सोने के नवाले से ईमानदारी की एक वक्त की रोटी बेहतर है। ये कहकर वो खामोश हो गया। बादशाह सलामत बोले, ले जाओ इस सिपा सलार को और इसे जिंदान में डाल दिया जाए। सिपाही सिपा सलार को घसीटते हुए ले गए। बादशाह ने इस शख्स को काफी इनामो गराम से नवाजा और हुक्म दिया कि इसके रहने के लिए एक घर का भी इंतजाम किया जाए और इसे इसकी ईमानदारी के सिले में माकूल माहाना वजीफा जारी कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।